हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल त्रिशा एजुकेशन हब में। आज हम आप लोगों के साथ में एमपी सीरीज़ के अंतर्गत एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज हम आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश की ऋतुओं के बारे में। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है यह टॉपिक, मध्य प्रदेश की ऋतुएं। यदि हम एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखें तो चाहे एमपीपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे एमपीएसआई का एग्ज़ाम हो या व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम हो, प्रत्येक एग्ज़ाम के अंतर्गत हमें यह टॉपिक देखने के लिए मिलता है मार्क ओरिएंटेड, अर्थात यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में ज़रूर देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की ऋतुओं के बारे में। कुछ लोग क्या करते हैं, इस टॉपिक को जलवायु वाले पोर्शन के अंतर्गत ही कवर अप करा देते हैं, किंतु मुझे ऐसा लगता है यह टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए यदि हम इसे अलग से यदि पढ़ेंगे तो सभी कंसेप्ट हमारे क्लियर होने वाले हैं। और वीडियो के अंत में इसी से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको मैं कई सारे कंसेप्ट बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको बड़ा मजा आने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की ऋतुओं के अंतर्गत। यदि देखें तो जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश की ऋतुओं को कितने भागों में बांटा गया है, तो याद रखना जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश की ऋतुओं को 3 भागों में बांटा गया है। एक शब्द आया हमारे पास में, जलवायु। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है। तो याद रखना मध्य प्रदेश की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहलाती है। मध्य प्रदेश ही क्या, संपूर्ण भारत की यदि जलवायु की यदि बात करें तो यदि देखें तो किस प्रकार की जलवायु है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। यदि देखें तो उसी जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में ऋतुओं को बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहली ऋतु हमें देखने के लिए मिलती है ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत कब से होती है, बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मार्च से हमें देखने के लिए मिलती है ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत, और कब तक चलती है, इसका अंत तक हमें कब तक देखने के लिए मिलता है, तो जून के अंतर्गत हम देखते हैं इसका अंत हो जाता है। उसके पश्चात देखें तो वर्षा ऋतु आती है। वर्षा ऋतु जून से अक्टूबर के बीच में, और शीत ऋतु हमें देखने के लिए मिलती है अक्टूबर से मार्च के बीच में। सबसे पहले एक मन में प्रश्न भी आना चाहिए कि सबसे पहले हम ग्रीष्म ऋतु को क्यों पढ़ें। तो याद रखना आपने सुना होगा कि जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी उसके पश्चात उतनी ही ज़्यादा बरसात हमें देखने के लिए मिलती है। और बात करें कि जितनी ज़्यादा बरसात होंगी उतनी ज़्यादा ठंड हमें देखने के लिए मिलती है। इसीलिए हमें इसी सीक्वेंस के अंतर्गत पढ़ेंगे। सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु की बात करेंगे, फिर वर्षा ऋतु की बात करेंगे, और अंत में बात करेंगे शीत ऋतु की। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि आपने देखा शीत ऋतु जो है हम देखें कि कब तक रहती है, मार्च तक रहती है, और हम ग्रीष्म ऋतु की यदि शुरुआत देखें तो मार्च से हो जाती है। यह कैसे होता है, क्योंकि आप जानते हैं हम यदि मार्च का महीना यदि देखें तो हमारा एक त्यौहार होता है। कौन सा त्यौहार, होली का त्यौहार होता है। और हम यह मानते हैं कि 15 से 20 तारीख तक हम यदि होली का त्यौहार आ जाता है, और उसके हम देखें होली जलने के बाद हम ऐसा मानते हैं कि हम देखें तो ठंड चली जाती है और गर्मी का आगमन हो जाता है। तो इस प्रकार का जो कंसेप्ट होता है उसी से रिलेटेड यह हमने देखा कि इस प्रकार का कंसेप्ट बनाया गया है। सबसे पहले बात करते हैं पहले फैक्ट की। यदि देखा है कि 21 मार्च को सूर्य उत्तरायण हो जाता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ग्रीष्म ऋतु का जो प्रारंभ हो जाता है 21 मार्च से ही देखने के लिए मिलता है। इस बात का, इस लाइन का अर्थ क्या है, सूर्य भगवान का उत्तरायण होना, अर्थात जो सूर्य भगवान है वह अपनी रेखा से, जो भूमध्य रेखा से क्या करते हैं, हम यदि देखें तो कर्क रेखा की ओर चलना प्रारंभ कर देते हैं। अर्थात क्या होता है, उत्तरायण अर्थात होता है उत्तर की ओर गमन। कर्क हम देखें जो भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की ओर जैसे ही बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं तो कर्क रेखा वाला जो क्षेत्र होता है उसके अंतर्गत हमें गर्मी का एहसास होने लग जाता है। और उसी हम यदि देखें तो हमने देखा गर्मी हमें कब से कब तक महसूस होती है, तो मार्च से जून के बीच में हमें गर्मी का सीजन देखने के लिए मिलता है। उसके पश्चात बात करें तो सेकेंड हमारे पास में हो जाता है कि कर्क रेखा। हमने देखा कि कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत
लंबवत कब होता है, तो आपको पता होना चाहिए एक तारीख है। उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कौन सी तारीख, 21 जून को जो होता है। हम देखें कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश की 14 जिलों से होकर गुजरती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। यदि भारत की यदि बात करें तो भारत में से 8 राज्यों से होकर यह रेखा गुजरती है। इससे रिलेटेड हमने एक टॉपिक भी बनाया हुआ है, आप चाहे तो उस टॉपिक को देखकर मध्य प्रदेश के सभी 14 जिलों से गुजरने वाली कर्क रेखा के बारे में हम देखें तो ट्रिक से उन सभी रेखाओं को, उन सभी जिलों को याद कर सकते हैं। उसके पश्चात देख रहे हैं कि 21 जून को जैसे ही क्या होता है, सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, तो उस समय हमें उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत सबसे बड़ा दिन देखने के लिए मिलता है। और 21 जून जैसे ही आता है, आपको पता होना चाहिए संपूर्ण विश्व के अंतर्गत विश्व योगा दिवस मनाया जाता है। तो यह उसी से कई कंसेप्ट लिया हुआ है कि उत्तरी गोलार्ध यानी भारत भी हमें देखने के लिए मिलता है कि भारत की जो सिचुएशन होती है वो हम देखें उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत देखने के लिए मिलती है। और भारत के अंतर्गत भी सबसे बड़ा दिन देखने के लिए मिलता है 21 जून का। उसके पश्चात एक बड़ा ही हम देखें ग्रीष्म ऋतु से कंसेप्ट हमें देखने के लिए मिलता है कि जो उत्तर वाला मैदान है, अर्थात उत्तरी मैदान की यदि बात करें या भारत वाला यदि देखें तो भारत के परिदृश्य के अंतर्गत हमें यह उत्तर वाला उत्तरी भारत देखने के लिए मिलता है। तो सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पर पड़ती है, तो याद रखना ये वाला जो पोर्शन है हमारा, हम जानते हैं इसकी समुद्र से हम देखें तो समुद्र से अधिक दूरी होने के कारण सबसे ज़्यादा गर्मी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। उसके पश्चात ये वाले भाग में और कुछ कुछ गर्मी हमें इस भाग में भी देखने के लिए मिलती है। अर्थात यदि बात करें तो इसके अंतर्गत कौन कौन से एरिया आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर आता है बुंदेलखंड। उसके पश्चात आपको बुंदेलखंड के अंतर्गत भी यदि बात करें तो कौन कौन से एरिया यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है, मुरैना है, भिंड है, ग्वालियर है, गुना है, दतिया है, निवाड़ी है, टीकमगढ़ है, छतरपुर, पन्ना वगैरह वाला जो एरिया है, इसके अंतर्गत हमें सबसे ज़्यादा गर्मी का आभास होता है। और उसके पश्चात यहाँ पर यदि आ जाए तो जो निमाड़ वाला एरिया है, बड़वानी हमें देखने के लिए मिलता है। उसके पश्चात खरगोन देखने के लिए मिलता है, खंडवा देखने के लिए मिलता है और बुरहानपुर देखने के लिए मिलता है। इन जिलों के अंतर्गत भी जो गर्मी का जो प्रपंच होता है वह बड़ी ही खतरनाक गर्मी पड़ती है। कभी कभी तो टेम्परेचर हमने देखा है 48 डिग्री 49 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो आपको यह कंसेप्ट पता होना चाहिए कि उत्तरी मैदान एवं बुंदेलखंड वाले भाग में तथा निमाड़ वाले भाग में ग्रीष्म ऋतु ज्यादा होती है। उसके पश्चात उत्तर भारत में चलने वाली जो पवने क्या कहलाती है, याद रखना एक गर्म पवने चलती है उत्तर भारत के मैदान में या उत्तरी मैदान के अंतर्गत। उन पवनों को आप जानते हैं लू के नाम से जाना जाता है। लू कैसी होती है, यह गर्म पवने होती है जो उत्तर भारत वाले मैदान में चलती है। उसके पश्चात बात करें कि यदि हम गर्मी की बात कर रहे हैं तो सर्वाधिक तापमान हमें कहां पर देखने के लिए मिलता है, इसको लेकर कई सारे किताबों के अंतर्गत बड़ा ही कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है। तो याद रखना यदि बात करें कि सर्वाधिक यानी ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत सर्वाधिक तापमान हमें कहां पर देखने के लिए मिलता है, तो याद रखना ग्वालियर के अंतर्गत सर्वाधिक तापमान देखने के लिए मिलता है। किंतु क्या हुआ है कि कुछ दशकों से यदि हम देखें तो निमाड़ के अंतर्गत जो बड़वानी आता है, बड़वानी के अंतर्गत भी हमें कुछ दशकों से सबसे ज़्यादा तापमान देखने के लिए मिल रहा है। तो हम यदि एग्जाम में यदि इससे क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या होना चाहिए, जो भी हम देखें ऑप्शन के अंतर्गत जो भी हो, चाहे ऑप्शन के अंतर्गत ग्वालियर हो या ऑप्शन के अंतर्गत बड़वानी हो, उस पर आपको टिक करना है। और हम यदि बात करें किसी विशेष स्थान की, तो सबसे हम यदि देखें कि किसी विशेष स्थान पर कहां पर सबसे ज्यादा हमें तापमान देखने के लिए मिलता है, तो याद रखना गंजबासौदा यह एरिया आता है विदिशा के अंतर्गत। 1995 की बात है, वहां पर सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था 48.9 डिग्री। वही जो हम देखें तो किसी विशेष स्थान का अब तक का सबसे ज्यादा टेम्परेचर हमें देखने के लिए मिलता है। उसके पश्चात याद करना कि ऋतु संबंधी जो हमें देखने के लिए मिलती है, जो ऋतु संबंधी जो आंकड़े जुटाए जाते हैं वह हमें ऋतु वेधशाला कहां पर देखने के लिए मिलती है, तो याद रखना उस प्रकार की ऋतु वेधशाला हमें देखने के लिए मिलती है जिसका निर्माण हमें देखने के लिए मिलता है 2013
2013 में इंदौर में किया गया था। और एक हमें ऋतु वेधशाला देखने के लिए मिलती है उज्जैन संभाग के अंतर्गत। देखो उज्जैन के डोंगला के अंतर्गत, उज्जैन के अंतर्गत एक एरिया है डोंगला, वहां पर भी हमें ऋतु वेधशाला देखने के लिए मिलती है। और आपने सुना होगा एक आचार्य थे हमारे ज्योतिष, हम जिन्हें जानते हैं, जो ज्योतिष थे, बहुत बड़े ज्योतिष माने जाते हैं, बहुत बड़े खगोल शास्त्री माने जाते हैं, जिनका नाम है वराहमिहिर, जिनका हम देखने के लिए, उनका संबंध देखने के लिए मिलता है उज्जैन से। और उज्जैन की यदि बात करें तो उज्जैन के अंतर्गत भी हमें कायथा से इनका संबंध देखने के लिए मिलता है। सूर्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा दिया गया था? तो खगोल शास्त्री आचार्य वराहमिहिर के द्वारा दिया गया था। इन्हीं के नाम पर हमें एक वेधशाला देखने के लिए मिलती है। कहां पर? उज्जैन के अंतर्गत। उसके पश्चात मालवा पठार को शुष्क महाद्वीपीय जलवायु में गिना जाता है। ऐसा क्यों कि मालवा के पठार को ही शुष्क महाद्वीपीय जलवायु के अंतर्गत गिना जाता है। याद रखना, यदि हम बात करें कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, तो याद रखना जो पूर्वी जो होता है, अर्थात यदि भारत के परिदृश्य में बात करें तो पूर्वी भारत के अंतर्गत हम देखें तो सबसे ज़्यादा हमें वर्षा देखने के लिए मिलती है। हम जानते हैं मेघालय के अंतर्गत हमारा चेरापूंजी है, मौसिनराम है, इसके अंतर्गत हमें सबसे ज़्यादा वर्षा देखने के लिए मिलती है। और उसी के अंतर्गत देखें तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत भी पूर्वी भाग में सबसे ज़्यादा वर्षा देखने के लिए मिलती है। पश्चिमी भाग के अंतर्गत आते आते वर्षा कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता होगा? क्योंकि हम जानते हैं पश्चिमी भाग तक यदि हम आते हैं तो इस समय हमें देखने के लिए मिलता है इस एरिया के अंतर्गत रेगिस्तान। रेगिस्तान होने के कारण वहाँ की जो जलवायु होती है हमें देखने के लिए मिलती है, वहाँ पर खुद एक शुष्क एरिया बन जाता है, इसलिए हमें यहाँ पर बहुत कम वर्षा देखने के लिए मिलती है। उसके पश्चात बात करते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि सबसे कम तापमान कहां पर है, तो इसी भी लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। तो याद रखना सबसे कम तापमान तो हमें देखने के लिए मिलता है शिवपुरी के अंतर्गत, और कई सारी किताबों के अंतर्गत लिखा हुआ है पचमढ़ी के अंतर्गत। तो सबसे जो कम तापमान है जो आधिकारिक रूप से जो दर्ज किया गया है, अर्थात उसे जो सरकार के द्वारा जो दर्ज कर उसकी जो समीक्षा की गई है वह है शिवपुरी। और पचमढ़ी के अंतर्गत तो आप जानते हो, जिसे हम हिल स्टेशन के नाम से जानते हैं, पर्यटकों का स्वर्ग है हमारा मध्य प्रदेश का पचमढ़ी, तो उसके अंतर्गत भी हमें सबसे कम तापमान देखने के लिए मिलता है। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण हमारे पास में आ जाता है कंसेप्ट कि सितंबर अक्टूबर का समय द्वितीय ग्रीष्म ऋतु का समय कहलाता है। यह कंसेप्ट क्या है? ऐसा क्या है कि हम यदि देखें कि जो सितंबर का जो समय है, सितंबर और अक्टूबर के समय को द्वितीय ग्रीष्म ऋतु का समय कहलाता है। जैसा कि आप जानते हैं, हम यदि मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो जून के अंतर्गत हमने देखा 12 जून से मध्य प्रदेश में मानसून आ जाता है, किंतु जून के अंतर्गत हमें ज़्यादा बरसात नहीं देखने के लिए मिलती। जैसे ही जुलाई आता है और अगस्त आता है तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत बहुत बड़ी मात्रा के अंतर्गत हमको वर्षा देखने के लिए मिलती है। उसके पश्चात जैसे ही सितंबर आ जाता है और अक्टूबर आ जाता है तो बरसात कम हो जाती है। और जिस प्रकार से हमें गर्मी का एहसास पुराने पिछले दिनों में, पिछले माह में हो रहा था, उसी प्रकार का गर्मी का एहसास हमें होने लग जाता है। कब? हम यदि देखें सितंबर और अक्टूबर के अंतर्गत, उसी समय हम देखते हैं कि उमस बढ़ जाती है, बड़ा हमें गर्मी जैसा लगने लग जाता है। इसलिए यदि हम बात करें कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो है देखें द्वितीय ग्रीष्म ऋतु का समय कौन सा कहलाता है? सितंबर और अक्टूबर का। और यदि याद रखना, अब बात हो रही है हम यदि देखें कि ऋतुओं की, तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत यदि देखें तो सबसे ज़्यादा वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है? तो याद रखना मध्य प्रदेश ही क्या, संपूर्ण भारत के अंतर्गत सबसे ज़्यादा वर्षा हमें देखने के लिए मिलती है कौन से मानसून के द्वारा? दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा। और दक्षिण पश्चिम मानसून के अंतर्गत भी हमें दो शाखाएं देखने के लिए मिलती है। एक शाखा कहलाती है अरब सागर वाली शाखा, और एक दूसरी जो शाखा कहलाती है बंगाल की खाड़ी वाली शाखा कहलाती है। यदि बात करें जो विंध्य वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंतर्गत दोनों शाखाओं से बरसात होती है। कौन कौन सी? अरब शाखा से भी और बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से भी। अर्थात मध्य प्रदेश की बात करें, भारत के एकदम मध्य में होने के कारण मध्य प्रदेश के अंतर्गत
दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाओं के द्वारा क्या होती है, बरसात होती है। किंतु याद रखना सबसे ज़्यादा हमें जो बरसात देखने के लिए मिलती है अरब सागर वाली शाखा से ही देखने के लिए मिलती है। अब इसी से रिलेटेड जो बरसात वाला जो हमने देखा कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जो बरसात का लेवल है उसको हम इस मैप के माध्यम से समझेंगे। याद रखना मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो वर्षा होती है उसे हम 4 भागों के अंतर्गत बांट देते हैं। सबसे पहला हमारा भाग देखने के लिए मिलता है सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र। कौन सा? सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र। उसके पश्चात औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र, औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र और सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र। याद रखना आपको पहले ही कहा कि जैसे ही हम पूर्व से पश्चिम की ओर आएंगे तो इधर आते आते जो हम देखे रेगिस्तान होने के कारण हम देखे बहुत सारा जो दूरी तय करने के कारण मानसून क्या हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है और इधर पश्चिम वाले भाग के अंतर्गत हमें सबसे कम वर्षा देखने के लिए मिलती है। बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इस वाले भाग में, पश्चिम वाले भाग में, अर्थात यदि बात करें थोड़ा मालवा वाला पोर्शन यदि हम देखें तो इस भाग के अंतर्गत कितनी वर्षा होती है, तो इसके अंतर्गत हमें वर्षा देखने के लिए मिलती है 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा। कितनी देखने के लिए मिलती है? 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा हमें देखने के लिए मिलती है। उसके पश्चात यदि बात करें तो यह देखा सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र। अब सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र हम देखते हैं तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र हमें नीचे वाला जो दक्षिण वाला जो है वह देखने के लिए मिलता है। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलता है कौन से एरिया आते हैं सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है बालाघाट, उसके ऊपर मंडला देखने के लिए मिलता है, फिर सिवनी देखने के लिए मिलता है, हमें देखने के लिए मिलता है छिंदवाड़ा और बैतूल। तो अर्थात यदि हम बात करें तो सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत हमें यह क्षेत्र देखने के लिए मिलते हैं, यह जिले देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर हमें कितनी वर्षा देखने के लिए मिलती है, तो लगभग 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा हमें वर्षा यहां पर देखने के लिए मिलती है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण यह पोर्शन हो जाता है, यह भाग हो जाता है। उसके पश्चात बात करें कि औसत से अधिक और हमारे पास में है औसत से कम। सबसे पहले औसत से कितनी अधिक वर्षा है और औसत से कितनी वर्षा कम है, तो यदि बात करें तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो हम देखें तो कम वर्षा और मध्य प्रदेश के अंतर्गत सबसे ज्यादा वर्षा को क्या कर लिया जाता है, दोनों को जोड़कर उसका औसत निकाल लिया जाता है। यदि बात करें कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत कितनी औसत वर्षा दर्ज की जाती है, तो याद रखना 113 सेंटीमीटर मध्य प्रदेश के अंतर्गत औसत वर्षा दर्ज की जाती है। अब बात करें कि औसत से सबसे अधिक औसत कितना है, 113 सेंटीमीटर है। अर्थात क्या होगा कि 113 से ज्यादा ही होंगी ना, अर्थात हमें देखने के लिए मिलेगा 125 से 150 सेंटीमीटर वर्षा। अब यह कौन कौन से एरिया आ जाते हैं, तो आपको पता है नरसिंहपुर है, जबलपुर है, शहडोल है, उमरिया वाला जो भाग है हमें देखने के लिए मिलता है। इन क्षेत्रों के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलती है औसत से अधिक वर्षा, अर्थात 125 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच में हमें यहाँ पर वर्षा देखने के लिए मिलती है। उसके पश्चात बात करें कि औसत से कम वर्षा, अर्थात औसत कितना है हमारा, औसत तो है हमारा 113 सेंटीमीटर का, 113 सेंटीमीटर से कम अर्थात 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच में जो वर्षा हमें देखने के लिए मिलती है, तो इस वाले भाग के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलती है। तो याद रखना 4 भागों के अंतर्गत बांटा गया था, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र, औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र और सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र। इसी से रिलेटेड अब एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फैक्ट होता है कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत यदि हम देखें तो कौन से जिले के अंतर्गत सबसे कम वर्षा होती है, तो याद रखना मध्य प्रदेश का हमें एक जिला देखने के लिए मिलता है भिंड, जो हमें चंबल संभाग का एक जिला देखने के लिए मिलता है। तो चंबे की बात करें भिंड के अंतर्गत भी हमें एक एरिया देखने के लिए मिलता है गोहद। आपने यदि हम पढ़ा होगा तो भिंड के अंतर्गत गोहद का किला है, तो गोहद वाले एरिया के अंतर्गत हमें सबसे कम वर्षा देखने के लिए मिलती है। अर्थात यदि बात करें तो केवल 55 सेंटीमीटर वर्षा हमें इस भाग के अंतर्गत देखने के लिए मिलती है। यदि आ जाए कि सबसे अधिक वर्षा हमें किस भाग कहां पर देखने के लिए मिलती है या किस स्थान पर देखने के लिए मिलती है, तो याद रखना होशंगाबाद का एक हमें देखने के लिए मिलता है पर्यटन स्थल,
स्थल कौन सा? पचमढ़ी। यह देखिए पचमढ़ी के अंतर्गत हमें सबसे अधिक वर्षा देखने के लिए मिलती है। पुरानी किताबों के अंतर्गत 199 सेंटीमीटर वर्षा देकर रखा हुआ है, किंतु यदि नई किताब यदि आपका क्या करोगे, आप देखोगे उसके अंतर्गत तो आपको 213 तो कहीं 215 सेंटीमीटर वर्षा देखने के लिए मिलेंगी। अर्थात सबसे अधिक वर्षा हमें देखने के लिए मिलती है कहां पर? पचमढ़ी के अंतर्गत 215 सेंटीमीटर के एप्रोक्स। उसके पश्चात यह हो जाता है कि यहां पर हम देखें कि वर्षा ज्यादा क्यों हो रही है, तो हम जानते हैं यह है पहाड़ी क्षेत्र, और पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है, जैसी ही जो वायु आती है, जो जैसा ही मानसून आता है उसमें आर्द्रता बनी होती है, और यह जैसे ही मानसून क्या करता है, पहाड़ों से टकराता है, तो वह क्या करता है, एक कीप नुमा आकार जो बना होता है पहाड़ों के अंतर्गत, वह उसमें जब प्रवेश कर जाता है तो उसको वहां से निकलने में समय ज्यादा लग जाता है। जब तक जितना समय ज्यादा लगता है उतनी ज्यादा बरसात इस एरिया के अंतर्गत होती रहती है। और याद रखना एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है कि मध्य प्रदेश में जो भारत मौसम विभाग का एकमात्र ऐसा ही कार्यालय है, संपूर्ण मध्य प्रदेश में भारत मौसम विभाग का एक ही कार्यालय है। वह कहां पर है कार्यालय? इंदौर के अंतर्गत। और यदि देखें कि शीत ऋतु के अंतर्गत यदि हम ठंड के अंतर्गत देखें तो शीत ऋतु में औसत तापमान कितना दर्ज किया जाता है, तो 23 डिग्री का जो औसत तापमान हमारे यहाँ पर दर्ज किया जाता है। उसके पश्चात ये दोनों फैक्ट मैंने आपको बता दिए। अब बड़ा ही महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूं इससे रिलेटेड। ऐसा पूछ लिया जाता है कि ग्रीष्म ऋतु को मध्य प्रदेश में किस और अन्य नाम से जाना जाता है, तो याद रखना ग्रीष्म ऋतु को मध्य प्रदेश के अंतर्गत यू नाला नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? ग्रीष्म ऋतु को मध्य प्रदेश में यू नाला। उसके पश्चात वर्षा ऋतु को चौमासा के नाम से जाना जाता है, और यदि देखें शीत ऋतु को सियाला के नाम से जाना जाता है। यह एग्जाम में बार बार पूछ लिया गया है कि वर्षा ऋतु को किस नाम से? चौमासा के नाम से, ग्रीष्म ऋतु को यूनाला के नाम से, और शीत ऋतु को जाना जाता है सियाला के नाम से। अब एक प्रश्न और आता है कि मावठा किसे कहते हैं? मावठा शब्द बड़ा ही यूनिक हो जाता है। आपको पता है जैसे ही मानसून यदि हम देखें तो वापस लौटता है, और मानसून यदि हम देखें कब वापस लौटता है? 15 अक्टूबर के अप्रॉक्स वाले एरिया के अंतर्गत जैसे ही मानसून क्या करता है, वापस लौटना शुरू कर देता है। उस समय हमने देखा कि कौन सी ऋतु हमें देखने के लिए मिलती है? शीत ऋतु। अर्थात शीत ऋतु के अंतर्गत जो मानसून जब वापस लौटता है तो हम मध्य प्रदेश के अंतर्गत वर्षा देखने के लिए मिलती है, और उसी वर्षा को जाना जाता है मावठा के नाम से। इसलिए मावठा भी कई बार एग्जाम के अंतर्गत पूछ लिया गया है कि मावठा किसे कहते हैं, तो जब मानसून वापस लौटता है शीत ऋतु के अंतर्गत जो हमें बरसात देखने के लिए मिलती है उसे ही कहते हैं मावठा। और याद रखना शीत ऋतु के अंतर्गत सबसे ज्यादा जो पाला पड़ता है, जो सबसे ज्यादा हमें कोहरा देखने के लिए मिलता है, वह कब देखने के लिए मिलता है? जनवरी माह के अंतर्गत। और यदि हम ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत बात करें तो मार्च के अंतर्गत सबसे ज्यादा तापांतर होता है। तापांतर अधिक होने के कारण क्या होता है? तापांतर क्या होता है? तो सबसे कम वाला, जिससे हमने मार्च का समझ लो, कोई एक दिन ले लो, 21 मार्च का समय ले लो। 21 मार्च को हमें सुबह क्या देखने के लिए मिलता है? थोड़ा ठंडा देखने के लिए मिलता है, और जैसे ही रात वगैरह का शाम का समय हो जाए तो ज़्यादा टेम्परेचर देखने के लिए मिलता है। उनके बीच का जो हम देखें डिफरेंस निकाल ले तो उसे तापांतर कहा जाता है। तो यह था हमारा मध्य प्रदेश की ऋतुओं से रिलेटेड वीडियो। यदि आप एक इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। आपको यदि हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे क्या हो सके आप लोगों को हमारी आने वाली नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में मिल सके। जय हिंद।